नमस्कार, मैं मनु पवार हिमालयन टॉक्स में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चुनावी साल में हरीश रावत कांग्रेस की राजनीति में कैकई बने हुए हैं। इन दिनों कोप भवन जैसी सिचुएशन में है। न जाने वो राजनीति में इस समय कौन सी मंथरा चाल चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हरीश रावत कांग्रेस की चुनावी तैयारियों और चुनावी रणनीतियों के बीच बड़ा रायता फैलाने के मूड में है। हालांकि अब शायद उनकी कांग्रेस के भीतर उस तरह की स्थिति या उस तरह की हैसियत नहीं रही कि वो 2022 के चुनाव जैसा रायता फैला पाए, लेकिन मंशा तो पूरी दिख रही है। तो मामला ये है कि हरीश रावत इन दिनों 15 दिनों के स्वघोषित और तथाकथित अर्जित अवकाश पर है। इसकी घोषणा हरीश रावत ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की। 27 मार्च की बात है ये। अब कांग्रेस पार्टी कोई सरकारी कंपनी तो है नहीं कि वहाँ अपने कर्मचारियों या अपने अधिकारियों को वो अर्जित अवकाश या अर्न लीव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो दे पाए। लेकिन वो हरीश रावत है, वो अवकाश को कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं। हरीश रावत का स्वयं 15 दिन की छुट्टी ले लेना कोई संयोग नहीं था, बल्कि सोचा समझा मूव था, सोचा समझा कदम था। उन्होंने उसी दिन ये घोषणा की जिस दिन ये खबर आई कि उत्तराखंड में बीजेपी के 6 पूर्व नेता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उन सभी 6 नेताओं के नाम भी सार्वजनिक हो गए थे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे। हरीश रावत को खबर भी नहीं लगी, या अगर खबर लगी भी तो शायद उन्हें उन 6 नेताओं में रामनगर से अपने करीबी संजय नेगी का नाम न होना अखर गया होगा, जो कि 4 साल से कांग्रेस से निष्कासित हैं और पार्टी में वापसी को बेताब है। हरीश रावत कांग्रेस में भर्ती होने वालों में संजय नेगी का नाम न देखकर इतने दुखी हुए कि अगले दिन दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुए, जबकि वहां उत्तराखंड कांग्रेस के बाकी जो सारे टॉप लीडर हैं वो सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मतलब जो जितने भी टॉप लीडर थे हरीश रावत को छोड़ के वहां सभी लोग मौजूद थे। तो अगर वो वाली बात करें तो हो सकता है कि गणेश गोदियाल ने ही इन सब लोगों को भरोसे में लेकर ये तमाम जो चेहरों को लाने की कोशिश करी होगी। इस घटनाक्रम में एक जो बात रह जाती है वो ये कि हरीश रावत वहां नहीं थे, और हरीश रावत ने कल कहा कि भाई मैं 15 दिन तक साइलेंट मोड में जा रहा हूं। तो हरीश रावत के साइलेंट मोड में जाने का ये पहला एग्जांपल भी नहीं है। और हरीश रावत को लेकर कांग्रेस की पार्टी के भीतर अब बहुत सारी बातें होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि ये ऐन वक्त पर जो है पार्टी को गच्चा दे देते हैं, कई बार जो है धामी की तारीफ कर दी, कुछ भी काम कर दिया। तो एक समय कांग्रेस के बागी जिन संजय नेगी के लिए हरीश रावत कैकई बने हुए हैं, वो संजय नेगी वही नेता है जिन्होंने की साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रामनगर में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी थी। उन्होंने कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद जो है इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला लिया, चुनाव लड़े और कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट महेंद्र सिंह पाल को हराने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। संजय नेगी की बात कर रहा हूं। तो 2 कांग्रेसी बैकग्राउंड वालों की लड़ाई में तब बीजेपी ने रामनगर सीट पर बाजी मार ली थी। ये 2022 के चुनाव की बात है। हरीश रावत उन्हीं संजय नेगी की एंट्री इसलिए भी करवाना चाह रहे हैं कि ताकि 2027 के चुनाव में रामनगर विधानसभा सीट से रणजीत सिंह रावत को निपटाया जा सके, जिनसे कि उनकी बहुत पुरानी खुंदक बताई जाती है। रणजीत सिंह रावत 2027 में रामनगर सीट से कांग्रेस के टिकट के बहुत प्रबल दावेदार हैं, जिन्हें पिछले चुनाव यानी 2022 के चुनाव में हरीश रावत साहब ने रामनगर से सल्ट विधानसभा क्षेत्र में धकेला दिया था। और उसके बाद हुआ क्या, रामनगर से हरीश रावत ने अपने करीबी महेंद्र सिंह पाल को टिकट दिलवा दिया था। फिर नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ना सल्ट विधानसभा चुनाव वहां से जीत पाई और ना ही रामनगर सीट से ही जीत पाई। मतलब दोनों जगह लुटिया डूब गई एक फैसले से। हरीश रावत के करीबी वहां संजय नेगी है रामनगर में। संजय नेगी पहले ब्लॉक प्रमुख हुए और वर्तमान में उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है और वो ज्येष्ठ प्रमुख वहां पर है। तो मतलब वो उनका वहां पर एक अच्छा होल्ड है। और ये माना जाता है कि रामनगर में जो है संजय नेगी जो है चुनाव जीतने वाले चेहरों में हो सकते हैं। लेकिन वहां दिक्कत ये बात की है कि जो रंजीत रावत हैं, जो पहले वहां विधायक हुआ करते थे और अब वो लगातार 3 बार से लगातार हार रहे हैं सल्ट में। वो वहां पहले जो है सुरेंद्र सिंह जीना से आ रहे, फिर सुरेंद्र सिंह जीना के भाई से आ रहे, फिर हार गए। तो रंजीत रावत और ये जो जितने भी वो उच्छृंखल टाइप के जो बातें आपने पहले भी देखी उनके माध्यम से, तो हरीश रावत के वो जो 15 दिन के लिए साइलेंट मोड में जाने का जो असल स्टोरी वो यही कि संजय नेगी की ज्वाइनिंग वहां नहीं हो पाई है।
तो हो सकता है कि हरीश रावत भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हो कि हरीश रावत भले ही कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन उनका जो चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ जाता है। इतने बड़े नेता होने के बावजूद ये अनूठा रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए भी 2 सीटों से चुनाव हार गए थे। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस का भट्टा ही बैठा, लेकिन उम्र के इस ढलान पर भी हरीश रावत का जो मन है वो बड़ा मचल रहा है। जबकि गणेश गुदियाल हुए, हरक सिंह रावत हुए और प्रीतम सिंह रावत हुए, इनके हाथ में 2027 के चुनाव की कमान सौंपकर कांग्रेस पार्टी उन्हें वैसे भी मैसेज दे चुकी है, उन्हें ठिकाने लगा चुकी है। इसके बावजूद हरीश रावत खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की हर जुगत में लगे हुए हैं। खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए वो बीच बीच में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी गलबैयां डालने पहुंच जाया करते हैं। अब 15 दिन का जो स्वघोषित अर्जित अवकाश लेकर वो खुद को राजनीतिक गतिविधियों से दूर किए हुए हैं और खबरों में भी बने हुए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें अभी अपने छोटे बेटे आनंद सिंह रावत को पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश करना है, उन्हें सेटल करना है। और वो बेटे आनंद के लिए 2027 के लिए की जमीन तैयार करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर हरीश रावत प्रेशर पॉलिटिक्स आजमा रहे हैं, लेकिन शायद अब कांग्रेस आलाकमान को भी इस बात का अच्छी तरह से इल्म हो गया है, आभास हो चुका है कि हरीश रावत का राजनीतिक जो सूर्य है वो अब ढल चुका है। अब वो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। ये चुनाव कांग्रेस का आखिरी चुनाव है। चुनाव तो पहले भी बहुत लड़े, आगे बहुत लड़ेंगे, लेकिन अगर जीतने के लिए लड़ना है तो इसके बाद वो शायद तैयारी दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज में पहले वो 11 सीटों पर सिमट गए थे, उसके बाद 19-20 सीटों पर सिमट गए, आज भी वही 20 वाली स्थिति में है। तो 70 सीटों में जब आपके पास सिर्फ 20 एमएलए होते हैं और फिर आप जब तीसरी बार चुनाव में जा रहे होते हैं, तो आपके पास करो या मरो के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। तो कांग्रेस के लिए 2027 का उत्तराखंड विधानसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव है। और ऐसे कठिन चुनाव से पहले हरीश रावत जिस तरह के प्रपंच रच रहे हैं या जिस तरह के जतन में लगे हुए हैं, उसे देखकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि इससे हरीश रावत का भले ही व्यक्तिगत तौर पर कोई भला हो जाए या ना हो, लेकिन उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस का नुकसान जरूर हो सकता है। तो उत्तराखंड के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। मेरे YouTube चैनल पर नियमित आप लोग आते रहिएगा, ऐसे एनालिसिस आपको यहाँ पर रेगुलर मिला करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।